तो मैं अभी इस रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। बिकॉज हम लोग सेमीकंडक्टर्स कर चुके हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर्स में देखते हैं कि भाई अगर मानो तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर की वो कम हो जाती है, जो रेजिस्टेंस है इंसुलेटर की वो कम हो जाती है। तो वहां पर जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, वो डिस्कशन बिल्कुल कंसेप्चुअल था, कोई मैथमेटिक्स नहीं आ रही थी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टॉपिक है वो उस कंसेप्ट से एसोसिएटेड मैथमेटिक्स बता देता है कि मानो अगर तुमने एक वायर ली, जैसे हर वायर की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वायर। वैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ हर वायर का एक और इसी तरीके की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऑफ द वायर का डिफरेंट डिफरेंट थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जो हमें बेसिकली ये बताता है कि कितना रिलेटिव चेंज आया है रेजिस्टेंस में जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया है। दैट इज इट। दिस इज कम्प्लीटली मैथमेटिकल। जो कंसेप्चुअली चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। सो व्हाट इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? किसी भी वायर का थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे ये देगा कि अगर मानो मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में, डिवाइडेड बाय मैंने टेम्परेचर को कितना चेंज किया। दैट इज इट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मानो मैं इसके यूनिट्स और डिमेंशंस की बात करूं, सो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो चला गया। इसके ना कोई यूनिट्स है ना कोई डिमेंशंस है। डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बैठा है, तो जो यूनिट्स हैं वो हो गए पर केल्विन, जो डायमेंशंस हैं वो भी हो गए मेरे पास पर केल्विन, है ना। अब मानो अगर मैं मैथमेटिक्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ। जैसे कि जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करती हूँ और जब मैं ये बोलती हूँ कि भाई इस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जगती है कि भाई रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रही होगी ये वाली वायर, है ना। तो वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक मटेरियल है जिसके थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तब भी एक बत्ती जगनी चाहिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। तो तुम सोचो, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक मटेरियल के थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब अगर मैं उस मटेरियल के अंदर कुछ टेम्परेचर चेंज लेके आती हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा। हाउ जेन्युइन इज दिस? तो आई कैन से कि अगर मानो अल्फा की वैल्यू बड़ी है, अगर अल्फा लार्ज मैग्नीट्यूड का है, इसका मतलब मोर चेंज इन द रेजिस्टेंस। इसका मतलब मोर चेंज इन द रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ये मैं बोल सकती हूँ। और मानो अगर मैं बोलूँ कि यार ये वाले मटेरियल के लिए तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू छोटी है मतलब उस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस के अंदर रिलेटिव चेंज आएगा वो छोटा होगा अगर मानो मैं टेम्परेचर को चेंज करूं। सो अल्फा के स्मॉल मैग्नीट्यूड होने का मतलब ये है लेस चेंज। इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर चेंज लाना टेम्परेचर को चेंज करके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है ना। ये मेरे पास सिग्निफिकेंस हो गया अल्फा के बड़े मैग्नीट्यूड का और अल्फा के छोटे मैग्नीट्यूड का। राइट। तो आई कैन से कि अल्फा का मैग्नीट्यूड बड़ा है या फिर अल्फा का मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। अल्फा के स्मॉल मैग्नीट्यूड और अल्फा के लार्ज मैग्नीट्यूड का सिर्फ और सिर्फ इससे लेना देना है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस में चाहे जैसा मर्जी चेंज आ रहा हो, कितना चेंज आ रहा है। अगर टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू बड़ी है। अगर टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कम चेंज आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास छोटी है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है अल्फा के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस। तो तुम देखो ना बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस यहीं से जान लो। मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया मतलब तुम लोगों ने डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से की वजह से अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, फ्रैक्शन पॉजिटिव। सो आई कैन से कि भाई अल्फा के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मानो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा। एक और बार सुनो, अगर मानो मैं बोलूँ अल्फा नेगेटिव है
इसका मतलब ये है कि मानो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को बढ़ा दिया मतलब मैंने डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखा, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर मानो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए मतलब चेंज इन द रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाए, मतलब मेरे पास न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए, तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो भी नेगेटिव है। सो अल्फा के नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, सो वाइज वर्सा टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऐसे काफी ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, पिछले 5 साल में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें इसी के ऊपर दिख जाएंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से किसकी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है, और इंसुलेटर के लिए अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और सेम क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स के लिए। तो तुम देखो ना, टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, ये हमें कंडक्टर्स में देखने को मिलता है, मतलब कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है। उसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए, ये हम लोगों को इंसुलेटर्स में देखने को मिलता है, और ये हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलता है। समझ आया? समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो दैट इज इट। तो ये अभी हम लोगों ने कंसेप्चुअल डिस्कशन किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो भाई मैथमेटिक्स एक बार जब आ जाए वो वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन सिर्फ सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है, आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर रहे हो और आप आंसर तक पहुंच रहे हो। इससे एसोसिएटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए, चाहे वो यूनिट्स और डिमेंशंस के हो या फिर मतलब के हो, कि अल्फा के छोटे होने का सिग्निफिकेंस क्या है, बड़े होने का सिग्निफिकेंस क्या है, पॉजिटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या है। सो आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, कि अल्फा का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये नहीं बताएगा कि टेम्परेचर को चेंज होने से कितना बड़ा चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में। ये सिर्फ ये सिग्निफाई करेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वैसे ही अल्फा के मैग्नीट्यूड का छोटा होना या फिर बड़ा होना ये नहीं बताएगा कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। ये सिर्फ इतना बताएगा कि जितना भी चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है कि छोटा है। ठीक है। अब जैसे कि मानो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ, मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास ना एक वायर है, वायर की जो रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो 80 ओम है। 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 120 ओम है। तो मानो अगर तुमसे अल्फा की वैल्यू पूछी जाए, निकालो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुम क्या कंसेप्ट लगा रही हो, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी कंसेप्ट, यू हैव वन इक्वेशन, यू आर सब्स्टिट्यूटिंग, डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड गेटिंग टू द आंसर। No concept of physics is being applied, only the formula of physics is being applied। कि भाई देखो अल्फा की वैल्यू मेरे पास हो जाती है, कितना चेंज इन द रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। अभी अल्फा तुम्हें निकालना है, करो सब्स्टिट्यूट। ये लो जी, करो सब्स्टिट्यूट। तो देखो तुम टेम्परेचर में कितना चेंज लेके आए हो, 20 से लेके 80 तक अगर तुम लोग चले गए तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, 60 डिग्री सेल्सियस का। टेम्परेचर में चेंज 60 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर में चेंज 60 केल्विन का है। तो मैं देख पा रही हूँ टेम्परेचर में चेंज में 60 केल्विन का ले आई। पहले जो मेरे पास रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू 80 ओम थी, और जो मुझे चेंज इन दी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो 80 ओम से 120 ओम तक आ गए, तो रेजिस्टेंस में चेंज आ गया 40 ओम का। तो ये वाली वैल्यू आ गई 40 ओम। अब तुमने कोई फिजिक्स नहीं लगाई, यू आर सिंपली एंड सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 120 पर केल्विन। देखो 1 डिवाइडेड बाय 120 पर केल्विन। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें ये देती हूँ कि मानो अब की बार तुमसे ये पूछा जाए कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 20 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 50 ओम है। तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन। अब तुम्हें लगे कि ओ ये डिफिकल्ट है, नहीं भाई, तू अच्छे से डिफाइन कर। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ये वाली वैल्यू के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है, तो तुम बोलोगे कि दी आप हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू दे दो। क्योंकि देखो अगर आप मुझे अल्फा की वैल्यू दे दोगे ना, तो अल्फा हो जाएगा चेंज इन द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाऊंगी या फिर आ जाऊंगा, क्योंकि अगर मानो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाऊं, अल्फा आप दे दोगे, टेम्परेचर में चेंज मुझे 50 का नजर आ रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास 20 है, चेंज इन द रेजिस्टेंस मेरे पास R-20 आ जाएगा। बात बस ये कि तुम्हें अल्फा गिवन नहीं है, तो अल्फा तुम लोग निकाल सकते हो ना तुम लोग अल्फा, इन दोनों को स्टडी करके अल्फा निकाल लो। तो सबसे पहले यही करेंगे कि इन दोनों को स्टडी करके अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आ गई
कितना चेंज इन द रेजिस्टेंस आया है, तो तुम देखो 20 ओम से 50 ओम तक गए हो तो चेंज इन द रेजिस्टेंस इतना है। इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास इतना है। टेम्परेचर में चेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक आ रहे हो, चेंज 10 डिग्री सेल्सियस का है। चेंज इन डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो 10 केल्विन से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक बार जरा सा देखिए, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 20 पर केल्विन। अब तुम क्या करो, अब फिर बाद में ये वाले ट्रांजिशन को स्टडी कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ कि मैं दोबारा से अल्फा को डिफाइन करूंगी। अल्फा हो जाएगा कितना चेंज इन रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय कितनी इनिशियल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर में चेंज है। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3/20। मानो ये वाली रेजिस्टेंस आर है जो मुझे निकालनी है, तो तुम 20 से लेके आर तक आ रहे हो, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो चेंज इन द रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया आर माइनस 20, इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 20। चेंज इन द टेम्परेचर 10 से लेके 60 तक आ रहे हो, तो चेंज इन द टेम्परेचर कितना है, चेंज इन द टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 केल्विन। तो ये वाली वैल्यू आ गई 50। एक बार जरा सा देखिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कल, बट आई एम होपिंग कि तुम्हें ये पता लग रहा हो कि यार इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब हाईफाई नहीं है। ये देखो 150 की वैल्यू आ गई आर माइनस 20, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 170 ओम। यहाँ पर थोड़ा सा बोनस डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना। जैसे कि व्हेन आई से दैट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आई डू नॉट मीन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th, है ना। तो मानो अगर मैं यहाँ पर बोनस डिस्कशन करूं, ठीक है, उन सारी की सारी बातों का, उन सारी बातों का जो हम लोग क्लास 10th तक करते हैं, है ना। लेट अस हैव दिस बोनस डिस्कशन कि भाई जो वायर की रेजिस्टेंस है, वायर की रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। अब मुझे अच्छे से पता है कि भाई जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको इस तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बोला जाता है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, डू यू ऑल नो अबाउट दिस दैट दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। ये बोनस डिस्कशन करना चाहती थी एक बार, दैट दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी किसका, नॉट ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दैट द वायर इज मेड अप ऑफ। क्योंकि चाहे मेरे पास दो कॉपर वायर्स हो, ठीक है, दोनों की अलग अलग लेंथ हो, प्लीज स्पैमर्स को इग्नोर करना। हाँ, अगर मानो तुम्हारे पास दो वायर्स हो कॉपर की बनी हुई हो, एक का एरिया डबल हो, है ना, दूसरे वाले की लेंथ ट्रिपल हो, कोई फर्क नहीं पैदा, दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। सो आई कैन से कोई भी दो वायर जो सेम मटेरियल की बनी हो तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वायर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, है ना। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पर ये आ जाती है, अगर मानो मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की बात करूँ तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला तुम्हें बता रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब वायर जिस मटेरियल से बना हुआ है ये उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एरिया ऑफ द वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। इसी बोनस डिस्कशन में मानो अगर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड, ये बोनस डिस्कशन है छोटे बच्चों वाला डिस्कशन, कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक मेरे पास कॉपर वायर ये है, दूसरी मेरे पास कॉपर वायर ये है। सो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर। इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 3 टाइम्स ऑफ एल है, इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया 2 टाइम्स ऑफ ए है। तो तुमसे पूछा हुआ है कि अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है तो बताओ फिर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, है ना, वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक बार देखो तो तुमसे अभी यहाँ पर ऐसे पूछा हुआ है तो क्या दिक्कत की बात है, निकालो। इतना कुछ हाई फाई क्वेश्चन तो है नहीं, निकाल लो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तुम यहाँ पर जरा सा देखो, दोनों को डिफाइन कर लो ना, यू कैन नॉट रिलेट टू थिंग्स इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन टू थिंग्स। तो ऐसा करते हैं, दोनों कॉपर की बनी हुई है तो रेजिस्टिविटी तो वैसे ही सेम है। तो पहले वाले की रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो आ गया रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बाय एरिया, जो हम लोग जो यहाँ पर 10 ओम बताया गया है। जो जिस वायर की रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी रेजिस्टिविटी जो मेरे पास लेंथ ऑफ द वायर है डिवाइडेड बाय जो मेरे पास एरिया ऑफ द वायर है। तो तुम देखो ना, दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ रो एल ए,
तो रो एल ए की वैल्यू 10 है ना, तो ये मेरे पास आया 30/2, बोले तो 15 ओम। सबसे बेसिक, इतना नीच लेवल नहीं है। देखो इतना छोटा लेवल नहीं है नीट का, ये तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं कि डिस्कस करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर नीट का लेवल इतना कम हो गया तो फिर तो इट डज नॉट डिजर्व्ड, इट डज नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ नेशनल एग्जाम, है ना। वेरी वेरी जेन्युइन, एक बार जरा सा देख लीजिए।